माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एपिसोड 9। याद रखेंगे। फिर से मैं बता दूं कौन सा एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो आज पढ़ेंगे एपिसोड 9। इसके पहले 8 एपिसोड में पढ़ा चुका हूं बच्चे, और वैदिक काल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। किस तरीके से मानव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हड़प्पा काल आता है, हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आता है, वैदिक काल के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल। एपिसोड 9 में पढ़ेंगे हम लोग। इसका कार्यकाल होगा 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक। तो हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक महाजनपद काल। इसे ठीक से समझें बच्चे। कहता है इसमें से महाजनपद काल में कि महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को कहते हैं। याद रखें, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को कहेंगे। इसे याद रखेंगे हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और ये थोड़ा सा पेज हम थोड़ा सा पतला करेंगे, कलम को और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं हम लोग कि महाजनपद काल के नाम से इसे हम जानेंगे। कब से जी? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व, इस दोनों को याद रखोगे। उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धीरे धीरे जन से जनपद, इसे मैं कई बार बताया हूँ, इसे याद रखोगे। पहले जन, फिर जन से बना ऋग वैदिक काल में जन, और उत्तर वैदिक काल में आ गया अब जनपद। अब जनपद से महाजनपद की ओर लोग अग्रसर हो गए। मतलब ऋग वैदिक काल में थोड़ा सा गांव की तरह लोग जन रहते थे। उत्तर वैदिक काल आते आते ये गांव इतना सघन होते गया कि इसकी जनसंख्या भी बढ़ती गई, जिला की तरफ हो गया, तो हम उसे जनपद कहे। और वही जिला अब धीरे धीरे प्रमंडल हम कह सकते हैं, या राज्य की तरफ कह देंगे। अभी राज्य बना नहीं है, प्रमंडल की तरफ होते जा रहा है, तो उसको हम महाजनपद के नाम से जानेंगे। याद रखना बच्चे, ये क्वेश्चन पूछता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कितने महाजनपद उभरे? तो हम बोलेंगे 16 महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद उभरे, जिसकी जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछता है कि 16 महाजनपद की सबसे पहली बार जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो लिखेंगे अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का यह ग्रंथ है। इसे याद रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो हम लिखेंगे बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से। कहता है वैदिक काल में, अब ये किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है हम लोग सीखेंगे, इसे देखते चलो बच्चे। कहता है यहाँ कि वैदिक काल में लोहे का खोज हो चुका था, जिसके कारण, देखो, वैदिक काल में लोहे का खोज हो चुका था, जिसके कारण कृषि में व्यापक परिवर्तन आया, काफ़ी चेंजिंग आया, और लोग एक जगह इकट्ठे होना शुरू कर दिए। इस प्रकार भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसमें मुख्यतः थे, कौन कौन महाजनपद था? माने लोहे का प्रयोग उत्तर भारत में, समझो कि हम जैसे ही वैदिक ये चल रहा था बच्चे, उसी बीच में समझो कि दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग होता है और वह उत्तर भारत में फैल जाता है। लोहे का प्रयोग आ जाने की वजह से उत्तर वैदिक काल में इतना परिवर्तन हुआ कि कृषि क्षेत्र में काफ़ी लोग मन देना शुरू कर दिए, और 16 महाजनपद, भारत के भिन्न भिन्न हिस्से में 16 महाजनपद की उत्पत्ति होती है। तो हम इस तरीके से देखेंगे, कोई महाजनपद हमारा बिहार में होगा, कोई अलग अलग हिस्से में यहाँ हो रहा है बच्चे। कोई समझो कि राजस्थान में महाजनपद होगा, कोई समझो कि यहाँ अफगानिस्तान में रहेगा, कोई मध्य प्रदेश में रहेगा। अलग अलग जगह में जो 16 महाजनपद उभरे, उसमें हम नाम याद रखेंगे, और ये किस राज्य से संबंधित है ये इसके बड़े वाले वीडियो में बताऊंगा। हम इसमें नाम याद रखेंगे काशी, अंग, चेदी। पढ़ते जाओ मेरे साथ। सबसे पहले पढ़ो काशी। ये सब क्या है बच्चे? तो ये सब हमारा महाजनपद है। क्या है जी? महाजनपद। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे काशी, अंग, चेदी,
कौशल, साथ पढ़ो, पंचाल, और पंचाल के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। देख लो यहाँ पे एक एक करके पढ़ते चलेंगे बच्चे। मत्स्य, शूरसेन, अवंती, गंधार तथा कंबोज, ये प्रमुख 16 महाजनपद थे। एक एक करके 16 महाजनपद को हम ठीक तरीके से समझेंगे। तो जिस 16 महाजनपद की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उस 16 महाजनपद को थोड़ा सा हम भारत के मानचित्र से समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारा भारत है, और इस भारत की हम जब बात करेंगे यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ देख लो बच्चे, ये देख लो, ये है हमारा, ये सिंधु नदी ऐसे आ जाएगी, और ये हमारी गंगा नदी मुड़ते हुए यहाँ आती है, और ये यमुना नदी आ जाती है। इस तरीके से यह हम भारत की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये नदियाँ देख लो, ये नर्मदा है, नीचे ताप्ती है, ये देखेंगे, ये गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। नदियों को पढ़ चुके हो बच्चे तुम लोग। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है इस तरीके से किससे आकर यहाँ मिलती है। देखो, जिस भारत की बात करेंगे तो अंग हमारा यहाँ होगा, ये है हमारा अंग महाजनपद, ये बिहार में रहेगा। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ रहेगा हमारा मगध। कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद। ये याद करते जाओगे बच्चे, अंग याद रख लेना, मगध याद रख लेना। और इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेंगे अंग के ऊपर, यहाँ है चंपा। कौन सा जगह? ये चंपा, ये मुख्य तौर पे याद रखोगे बच्चे। और उसके बाद हम इधर आएंगे, यहाँ मिलेगा हमारा काशी, काशी महाजनपद। और उसी के नीचे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमारा कौशल महाजनपद, ये पंचाल यहाँ हो जाएगा। और इस तरीके से हम राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में मत्स्य मिलेगा। और इस तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ, यहाँ हमारा मिलेगा कंबोज। कौन सा? कंबोज। मैं मुंह से जैसे जैसे बोल रहा हूँ वहाँ तुम लोग इसका नाम लिखते जाओ बच्चे। और उसी के नीचे यहाँ पे गंधार है, गंधार महाजनपद इसी तरफ मिल जाएगा बच्चे। और इस तरीके से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ आएंगे तो मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद मिलेगा, यहीं पे वत्स मिलेगा, और यहीं पे चेदी मिलेगा। ये सब यहाँ पे मिलेंगे बच्चे। और इस तरीके से हम और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारा असम के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ अस्मक मिलेगा, अस्मक महाजनपद। तो इतना ये हिस्सा है कि ऊपर वाला जितना जितना मैं नाम के साथ बताया हूँ, जैसे इसको अस्मक बताया हमने, इसको तुम्हें कंबोज बताया, नाम नोट कर लोगे, इसको तीर लगा लेने यहाँ पर। यहाँ गंधार हो गया। तो अलग अलग महाजनपद, और इसकी राजधानी कहाँ होगी तो इसका पीडीएफ भी मैं तुम्हें डाल दूंगा बच्चे, एक मानचित्र का, तुम उसको देख सकते हो और इस तरीके से उसको तुम समझ भी सकते हो बच्चे। तो ये महाजनपद के लिए तुम लोग तैयार रख लेना, एक मानचित्र में भेजता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों जी, 16 महाजनपद की बात हमने किया था, उस 16 महाजनपद को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये मैंने महाजनपद भी बताया है, और महाजनपद के साथ साथ इसमें उसकी राजधानी कहाँ है ये भी बता दिया गया है। मानचित्र को ध्यान से देखना। अगर तुमने इसे कंप्लीट कर लिया बच्चे तो तुम समझो सीधे यूपीएससी लेवल की तैयारी करना शुरू कर दिए। और इस महाजनपद में हम थोड़ा सा पूरा बढ़ा रहे हैं, ये देख लो बच्चे, और इतना बढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें दिखाई देने लगे। तो यहाँ देखते चलेंगे हम लोग इस महाजनपद में। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यह हमारा अंग, अंग की राजधानी होगी हमारी कहाँ? चंपा। फिर मगध, मगध की राजधानी कहाँ हो गई? राजगृह। ये पटना के आसपास है बच्चे। और यहीं पे समझो, यहीं पे वैशाली है, वैशाली के पास में ही पटना है, यहीं पे विदेह है, और इसकी राजधानी लिच्छवी हो रही है बच्चे। तो विदेह महाजनपद की राजधानी हो जाएगी लिच्छवी। शाक्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगी हमारा कपिलवस्तु। शाक्य की कपिलवस्तु, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखेंगे बच्चे, बुद्ध से संबंधित शाक्य महाजनपद। और यहीं पे काशी महाजनपद है, इसकी राजधानी होगी अयोध्या। काशी महाजनपद का अयोध्या हो जाएगा बच्चे। और इस तरीके से हम चलते हैं कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद
की राजधानी हम यहाँ पे लिख लेंगे, देख लो बच्चे, श्रावस्ती। कोशल महाजनपद श्रावस्ती। यहीं पे मल्ल महाजनपद पंचाल। कुरु महाजनपद कुरुक्षेत्र इसकी राजधानी होगी। उसी तरीके से शूरसेन महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, चेदी महाजनपद, वत्स महाजनपद, अवंती महाजनपद, ये मध्य प्रदेश के आसपास में उज्जैनी इसकी राजधानी रहेगी। इसे याद रखेंगे बच्चे, नर्मदा नदी के तट पर है। नीचे की तरफ आएंगे तो यह अश्मक महाजनपद, ये दक्षिण में गोदावरी नदी ये इस साइड में आ रही है, उसी की सहायक नदी के पास में है बच्चे। तो इस तरीके से इतनी जो महाजनपद हम देख रहे हैं, तो अलग अलग महाजनपद में ये महाजनपद याद रख लेना थोड़ा सा। पश्चिम की तरफ जब हम जाते हैं तो पश्चिमी हिस्से में हमारा अफगानिस्तान में आएगा कम्बोज महाजनपद, जिसकी राजधानी पेशावर होगी। और यहीं पे गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला होगी बच्चे। और ये सिंधु नदी के आसपास के किनारे में बसे हुए हैं। यहाँ झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास, ये सब नदियाँ यहीं पे है बच्चे। इसमें हमारा कम्बोज महाजनपद और गंधार महाजनपद, ये दोनों भारत के पश्चिम है। पश्चिमी हिस्से से जो भी कोई आएगा इसी महाजनपद से टकराएगा पहले, तब हमारे भारत में वो प्रवेश करेगा। और ये सिंधु नदी है बच्चे, जो पाकिस्तान में बह रही है। उस समय हमारी ये हिंदुस्तान की नदी थी, अब पाकिस्तान की नदी हो गई है। तो इस तरीके से बच्चों हम अब फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने जगह पे आते हैं। और भारत का इतिहास का मैं जो टॉपिक मैं शुरू किया था बच्चे, तो महाजनपद काल को अगर हम समझ गए हैं तो अब हम समझेंगे पुनः अपने उसी पेज को। इसको खोलने में थोड़ा समय लगता है। महाजनपद तुम पढ़ चुके हो बच्चे, तो अब हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा है कि महाजनपद कौन कौन है ये तुम बता दोगे। अब कहता है इसमें से बच्चों, समझते चलो ठीक से, वो बढ़िया। महाजनपद समझ गए तो प्राचीन इतिहास तुम समझ गए बच्चे। कह रहे इसमें से कि इन 16 महाजनपद में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये चारों महाजनपद ठीक से समझोगे बच्चे। ये बिहार के आसपास में कौशल है, थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे, अरे मगध है, और पश्चिम में जाएंगे यूपी में तुम्हारा ये कौशल मिल जाएगा थोड़ा सा, और पश्चिम गुजरात की तरफ आएंगे और मध्य प्रदेश तो वत्स मिलेगा, और ये गुजरात मध्य प्रदेश में जाएंगे तो अवंती मिलेगा। ये चारों इतने महत्वपूर्ण थे बच्चे कि इन्होंने धीरे धीरे इस 16 महाजनपद को अपने में लपेट लिया, याद रख लेना। और इस सब को अपने में लपेटेगा ये मगध महाजनपद, ये कब्जा जमा लेगा बच्चों, ठीक है। तो मगध की राजधानी पूछेगा कि मगध की राजधानी कहाँ थी, लिखेंगे राजगृह या गिरिब्रज। ये 2 राजधानी इसके नाम पे जाने जाते हैं, तो इस दोनों को जानेंगे हम लोग कि मगध की राजधानी कहाँ थी, ठीक है बच्चे। अब मगध की राजधानी के बाद से अब हम बात करेंगे फिर से नेक्स्ट में, याद रखो। अब इसमें से इसकी एक एक करके विशेषता हम 16 महाजनपद की पढ़ते जा रहे हैं, खूब बढ़िया समझोगे, क्योंकि ये समझ गए तो प्राचीन इतिहास तुम्हारे कदमों में होगा बच्चा। कहता है इसमें से कि इन 16 महाजनपद में आपस में द्वेष, घृणा, संघर्ष तथा लूटपाट का भाव भरा रहता था। इसलिए वे एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। क्यों आक्रमण करते थे बच्चे? पहले के सभी महाजनपद जो राजा महाराजा थे, सब एक दूसरे से द्वेष करते थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे, संघर्ष करते थे और लूटपाट का काम करते थे। जाते थे दूसरे राजा को लूट कर और चले आते थे। इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वह मगध महाजनपद। पूछता है परीक्षा में कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद। वो बिहार ही था बच्चा, याद रख लेना, जहाँ आगे चलकर सबसे पहली बार साम्राज्य कायम हुआ। माने मगध महाजनपद बदल गया किसमें? मगध साम्राज्य में।
और यहाँ शासक बने कौन कौन? तो मगध महाजनपद पर 3 वंश ने शासन किया। कितने वंश ने? 3 वंश। याद रखना बच्चे, जब तक महाजनपद कहेंगे तब तक यहाँ वंश चलेगा। जैसे ही इस मगध को साम्राज्य कहेंगे तब तक इसमें राजा आना शुरू हो जाएंगे बच्चे। तो वंश की जगह हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। खैर, अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि मगध महाजनपद पर जो 3 वंश है बच्चों, उसमें सबसे पहला वंश मगध महाजनपद पर शासन करने वाला था हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश। दूसरा था इसमें शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? हाँ, शिशुनाग वंश। और तीसरा कौन सा था? नंद वंश। तो इस तरीके से HSN याद रख लेंगे मगध महाजनपद पर। ये कौन सा मगध महाजनपद? मगध महाजनपद पे हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और N से नंद वंश। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मगध साम्राज्य। अब महाजनपद हमारा धीरे धीरे साम्राज्य में बदलेगा। कैसे बदलेगा तो ये मैं बताने जा रहा हूँ बच्चे। अभी मगध महाजनपद की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। कहता है इसमें से, देखो ध्यान से देखते चलेंगे, ये लो जी, कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, जिस पर क्रमशः 3 वंशों ने शासन किया। पहला हर्यंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। तो जो हर्यंक वंश शासन किया, यह 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक, इसे हम याद रखेंगे। ईस्वी पूर्व को हम BC भी कहते हैं। कब से कब तक? 544 BC से 412 BC। भूलेंगे नहीं बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होगा शिशुनाग वंश। इस शिशुनाग वंश ने 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और तीसरा आया नंद वंश। यह 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो तीनों वंश मगध, शिशुनाग और नंद कब से कब तक शासन किया, हिस्ट्री में ये हम ठीक से देख लेंगे बच्चे। और पता है बच्चों, अब इसमें मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि मगध साम्राज्य की शुरुआत हर्यंक वंश से शुरू होता है तथा मगध साम्राज्य का अंत नंद वंश में होता है। याद रख लेंगे। अब हमें मगध साम्राज्य की शुरुआत होगी हर्यंक वंश से और अंत हो जाएगा नंद वंश में। तो इस तरीके से बच्चे अब हम पढ़ेंगे। इधर ध्यान दो, इसे हटाते हैं हम लोग। एक एक करके ठीक से पढ़ते चलो बच्चे। ये आ गया, ये हाँ, ठीक है बच्चे। तो मगध महाजनपद की हम बात करेंगे। देख लो, तो मगध महाजनपद 16 में से इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे बच्चे। ये इसके दब जाने की वजह से धुंधला हो गया है, कोई बात नहीं, तुम लोग ठीक से समझोगे बच्चे, ठीक है। यहाँ समझो, ये कहानी समझना तुम्हारे लिए ज़रूरी है बच्चे, इसीलिए इसे ध्यान दो सभी। कहता कि हर्यंक वंश, ठीक से समझेंगे यहाँ पर, कि बिंबिसार हर्यंक वंश का पहला शासक था। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि मगध साम्राज्य पे राज करने वाला सबसे पहला शासक कौन? बिंबिसार। यह किस वंश का स्थापना किया? हर्यंक वंश का स्थापना किया। इसने हर्यंक वंश का स्थापना किया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र आया अजात शत्रु। कौन आया? हाँ, अजात शत्रु। तो पहले बिंबिसार और अब कौन आ गया? अजात शत्रु। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का दोस्त था। यहाँ बुद्ध ऐसे लिखेंगे, ठीक से देख लो, बोलते कर लिखने पर कहीं कहीं दिक्कत रहता है इसमें। बुद्ध, ये क्वेश्चन बनेगा फिर से कि महात्मा बुद्ध का दोस्त कौन था? तो बिंबिसार। कहते अजात शत्रु 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 640 ईस्वी पूर्व तक मगध की सत्ता पर राज किया।
कौन कब तक राज करते हैं ये याद करते चलना है बच्चे। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में बुलाया गया था। इस चीज़ को समझेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चा। दो तीन चीज़ें समझ लेना कि जिस समय बिंबिसार थे उसी समय बुद्ध थे। बुद्ध के मरने के बाद समझो कि ये सोचा गया कि बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उनके मरने के सैकड़ों वर्ष बाद बच्चे, मरने के बाद, सैकड़ों वर्ष बाद नहीं बल्कि उनके मरने के बाद यह सोचा गया कि सभी बौद्ध धर्म वालों को बुलाया जाए। कहाँ पर? राजगृह में। और राजगृह में उस समय शासन किसका था? अजात शत्रु का था। और उसने प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया और भारत नहीं विश्व के कोने कोने से बौद्ध धर्म के जो विशेषज्ञ थे वो आए और अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में बुला लिया गया 483 ईस्वी पूर्व में। और इसी बौद्ध सभा में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके दो भागों में बांट दिया गया। अर्थात एक भाग बना बौद्ध धर्म का विनय पिटक और दूसरा भाग लिखा गया सुत्त पिटक में। परीक्षा में पूछता है विनय पिटक और सुत्त पिटक में क्या दिया गया है। तो विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए। क्या दिया गया बच्चा? संघ का नियम। ठीक है, बोलो बच्चा, आर्यन बोलोगे तुम, ठीक है ना। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? उपदेश। हाँ, तो परीक्षा में पूछेगा बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किस में किया गया है, तो हम बोलेंगे विनय पिटक। किस में बोलेंगे? विनय पिटक। और अगर पूछेगा कि बौद्ध धर्म के उपदेश का वर्णन किस में किया गया, तब हम क्या बोलेंगे? सुत्त पिटक। क्या बोलेंगे? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार बीपीएससी में पूछता है बच्चे, तो उसको ध्यान में रखेंगे। अब इसी हर्यंक वंश में अब एक और राजा आता है बच्चों, जिस राजा का नाम है उदयीन। क्या नाम है? उदीन। उदयीन को उदयन लिखा गया है लेकिन उदयीन पढ़ लोगे। 460 ईस्वी पूर्व से लेकर 440 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल जरूर याद रखेंगे बच्चे। क्वेश्चन पूछता है उदयीन अपने पिता का वध करके राजा बना और उसने मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र बनाया। इसीलिए बच्चे याद रखना, कभी कभी पूछता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? उदयीन। जिसने अपने पिता को क्या किया? मारा, वध कर दिया, खत्म कर दिया और राजगृह जो मगध की राजधानी थी उसको बदल कर कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र। आगे उसके 3 पुत्र राजा बने, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। बोलो पहला कौन? अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक। इस तरीके से अंत में 412 ईस्वी पूर्व में नागदशक को उसके ही सेनापति शिशुनाग ने वध कर दिया। किसने वध किया? शिशुनाग ने, और मगध के सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार सबसे पहला उसका जो हर्यंक वंश था उसका नाश हो गया और शिशुनाग वंश की शुरुआत हो गई। शिशुनाग वंश की शुरुआत हो गई। तो इसलिए अब हम कौन से वंश को पढ़ेंगे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे उसको शिशुनाग वंश। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश पढ़ लो बच्चे। कहता है इसमें से कि 400 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग वंश मगध की सत्ता पे कायम रहा। शिशुनाग भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत परिश्रम किया। शिशुनाग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कालाशोक था। कौन था बच्चे? कालाशोक। यह 394 ईस्वी पूर्व से लेकर 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। याद रखना बच्चे, कालाशोक किस लिए प्रसिद्ध है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है कि शिशुनाग के बाद कालाशोक राजा बना। इसके शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन क्यों लिख दिया तो समझो कि क्वेश्चन बन गया बच्चा। पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासन काल में हुआ था?
बोलेंगे हाँ, काला शोक। किस वंश के समय? शिशुनाग वंश के समय। किस जगह पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ? वैशाली में। कब हुआ था बच्चे? 383 ईस्वी पूर्व। माने बुद्ध की मृत्यु के सैकड़ों वर्ष बाद पहली बार समझो अजात शत्रु के समय में, और दूसरी बात बौद्ध संगीति होता है किसके समय में? तो इसमें याद रखेंगे काला शोक के समय। और इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बांट गया। पहला था थेरावादी और दूसरा था महासंघ। आगे समझ में? तो थेरावादी और महासंघ। अब कहता है शिशुनाग वंश में काला शोक के बाद कई राजा हुए, जिसमें नंदीवर्धन अंतिम राजा हुए। समझ गए बच्चे? तो बताओ शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ बच्चा? नंदीवर्धन। बोलो शिशुनाग वंश में काला शोक के बाद कई राजा हुए, लेकिन इसमें अंतिम राजा कौन हुआ बच्चा? नंदीवर्धन। और तुम्हें पता है बच्चों, इसी नंदीवर्धन को महापद्मनंद ने गला में छुरा घोंप कर मार डाला। कहाँ मारा जी? गला में छुरा घोंप कर। किसने मारा? महापद्मनंद ने। और 344 ईस्वी पूर्व में वह नंद वंश का स्थापना उसने कर दिया। किस वंश का? नंद वंश। और नंदीवर्धन का सेनापति महापद्मनंद था बच्चे। तो देख लो, तुम जैसा करोगे ना वैसा पाओगे बच्चे। शिशुनाग वंश जो था उसने भी क्या किया था? हर्यंक वंश को समाप्त करके आया था। तो शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया किसने? महापद्मनंद ने। किसने जी? महापद्मनंद ने। और वह नंदीवर्धन का सेनापति था, और उसी ने समझो कि नंदीवर्धन को समाप्त कर दिया। इस प्रकार नंद वंश समझो कि इसमें से इस तरीके से बच्चे नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ और 323 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हें नंद वंश। कौन सा वंश बच्चे बोल दो? हाँ, नंद वंश। यहाँ देखेंगे हम लोग कौन सा वंश? नंद वंश। 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक। याद रखना बच्चा, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पूछूंगा नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। यह शूद्र कुल का था। शूद्र कुल बोलते हैं छोटे कुल का था, माना जाता है इसको। कहता है कि इसने क्षत्रियों का नाश किया एवं परशुराम का उपाधि धारण किया। पूछता है कि परशुराम का उपाधि कौन सा शूद्र राजा धारण किया? परशुराम। तो लिखेंगे हम लोग महापद्मनंद। यह क्षत्रियों का नाश किया बच्चे, माने जो उच्च जाति के लोग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, उनका यह नाश करने वाला व्यक्ति था। उनको नाश किया बच्चा। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब पढ़ेंगे हम लोग इसमें से कि महापद्मनंद, ठीक से समझेंगे इसको बच्चों। ये लो डिस्चार्ज होने जा रहा है, इसको मैंने लगा दिया। ऑन करो ठीक से। हाँ इस साइड से लगेगा। चलो बच्चे, तो चार्जिंग में लग गया, ये बंद होने जा रहा था। कहता है कि महापद्मनंद प्राचीन भारत का पहला शासक था। प्राचीन भारत का जो एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। ये पूरे साम्राज्य का निर्माण करने वाला व्यक्ति, वो भी विशाल साम्राज्य का, यह कौन था बच्चा? महापद्मनंद। याद रखेंगे, क्षत्रियों का विनाशक था ये। समझो कि महापद्मनंद की मृत्यु के बाद उसके 8 उत्तराधिकारी हुए। माने आने वाले समय में जब महापद्मनंद मरा तो उसके बाद उसके 8 उसके उत्तराधिकारी मगध साम्राज्य में हुए बच्चे। हालांकि मगध साम्राज्य को बड़े विशाल क्षेत्र में इसी ने फैला दिया है। कहते हैं नंद वंश का अंतिम राजा
घनानंद था। कौन था बच्चा? घनानंद। यहाँ धनानंद हो गया है, हम लोग घनानंद पढ़ेंगे, जो सिकंदर के समकालीन था। याद रखना बच्चा, जब भारत के उत्तर पश्चिम में सिकंदर हमारे देश पे आक्रमण करने आ रहा था, उस समय नंद वंश का शासक घनानंद था। घनानंद लोभी प्रवृत्ति का था। कैसा था? लोभी प्रवृत्ति। इसलिए वह धन संग्रह करता था तथा गलत तरीके से जनता पर टैक्स लगाता था, जिससे जनता उससे घृणा करती थी। लेकिन राजा होने की वजह से जनता इसके सामने खुलकर बोलती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर जनता इसे घृणा करती थी। याद रखना बच्चों, कहता है कि इसी घनानंद के दरबार में एक बार चाणक्य भोज पर उपस्थित हुआ था। चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं बच्चे, जिसे विष्णुगुप्त कहते हैं, वह प्राचीन काल का प्रकांड विद्वान था बच्चा। उसे घनानंद ने अपमानित कर बाहर निकाल दिया। और यह तब बच्चों चाणक्य ने कसम खाया, जब तक मैं नंद वंश का नाश न कर दूंगा, तब तक अपने शिखा को अर्थात अपने चोटी को बांधूंगा नहीं, जिसे हम पंडित जी का चिरकी बोलते हैं बच्चे। या कोई भी व्यक्ति पीछे अपना जो समझो कि बाल छिलवा कर और पीछे अपने बाल पर समझो कि थोड़ा सा यहाँ कुछ बाल रख लेता है, इसी को हम शिखा बोलते हैं, इसी को चोटी बोलते हैं, इसी को हम लोग चिरकी भी बोलते हैं बच्चे। समझ में आ गया? यह कहकर चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य, इसको हम क्या बोलेंगे? कौटिल्य, वहाँ से बाहर निकल गया तथा एक शिष्य की तलाश में लग गया। वह सोचने लगा कि मैं एक ऐसा शिष्य खोजूंगा जो इस नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का नाश कर सके। बच्चे, शिक्षक के गोद में प्रलय पलती है बच्चे, और शिक्षक के गोद में ही समझो कि यश अपयश फलता है बच्चा। शिक्षक यदि किसी छात्र को चाह दे तो उसे सामान्य से विशिष्ट बना सकता है। यह इतिहास गवाह है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त नामक एक शिष्य मिला। कौन मिला बच्चा? चंद्रगुप्त, जिसे उसने देखा कि वह भैंस पर बैठकर अपने मित्रों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा है बच्चा। चाणक्य समझ गया कि चंद्रगुप्त में राजा बनने का गुण है। उसने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और उसे राजधर्म की शिक्षा दी और कई सारी नीतियां उसे बताया, जिसे हम चाणक्य नीति कहते हैं। पता है बच्चे, बचपन में जो बच्चा जो खेल खेलता है, आने वाले समय में वो लड़का वही बन जाता है। देखना, कई बच्चे चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। कोई लड़का होता है जो बार बार चोर बनना चाहता है, वो बड़ा होकर चोर ही बन जाता है बच्चा। जो सिपाही बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, डीएम बनता है, सीएम बनता है, वह लड़का कल खेलते खेलते डीएम के पद पर चला जाता है। इसीलिए जब भी खेलो बच्चों, अच्छा बनने की कोशिश करो आगे। इसमें समझ लो बच्चे, इसी चंद्रगुप्त ने घनानंद की सेना में भर्ती होकर, कहाँ भर्ती हुआ? सेना में। सेना से विद्रोह करवा दिया और पुनः चंद्रगुप्त घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया। किस वंश का? मौर्य वंश। इस तरीके से पूछता है बच्चे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त। मौर्य वंश किसको समाप्त करके, चंद्रगुप्त किसको समाप्त करके मौर्य वंश का स्थापना किया? घनानंद को। पढ़ो, घना, तथा उसका नाम हो गया। अब यही चंद्रगुप्त जब मौर्य वंश का स्थापना कर दिया तो उसका नाम हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो गया बच्चे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस तरीके से चंद्रगुप्त पहली बार पूरे भारत में 16 महाजनपद को मिलाकर और एक साम्राज्य कायम करेगा और वह मौर्य वंश के नाम से राज करना शुरू करेगा। तो कहता है, इस प्रकार नंद वंश मगध के सिंहासन पर से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और मगध के सिंहासन पर एक नए वंश का शुरुआत हुआ, जिसे हम कहते हैं मौर्य वंश। क्या कहेंगे बच्चों? मौर्य वंश। मौर्य वंश का प्रथम शासक
चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था बच्चा? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था बच्चे, जिसे हम अशोकादि ग्रेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? अशोकादि ग्रेट। अशोक, महान अशोक के नाम से जाना जाता है बच्चों, जो आगे चलकर यह चंडाशोक, कौन शोक? चंडाशोक रूपी हिंसावादी होने के बाद भी इसके हृदय में परिवर्तन हो गया बच्चा। और आगे पढ़ेंगे, जो अशोक शुरुआती दौर में चंडाशोक था, जिसके किचन में प्रतिदिन 2 मयूर बना करते थे, जो मांसाहारी था बच्चा, वह अशोक ये चंडाशोक बन गया। और आगे चलकर 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण कर अहिंसावादी राजा बन गया। जो हिंसावादी था बच्चे, जो चंडाशोक था, वह 261 ईस्वी पूर्व, याद रख लेना, किससे युद्ध किया? कलिंग से। कलिंग बोलते हैं आज के उड़ीसा को। किसे बोलते हैं बच्चे? आज के उड़ीसा को। तो उड़ीसा को बोलते हैं बच्चे। तो उड़ीसा हम याद रखेंगे, इसी उड़ीसा में, तो समझो आज के उड़ीसा को बोलते हैं। और इसी उड़ीसा के को जो हम पहले कलिंग बोलते थे, उससे युद्ध हुआ बच्चे। लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए। और इस युद्ध में मारे हुए लोगों को देखकर अशोक का जो मन है वह द्रवित हो गया और सोचा कि मेरे वजह से ही उसको ऐसा हुआ है। और इस तरीके से बच्चों अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वह बौद्ध धर्म धारण कर लिया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक एक तरफ राजाओं का क्रम मगध वंश के तहत आगे बढ़ते रहा, तो दूसरी तरफ धार्मिक दृष्टिकोण से भी महाजनपद काल प्रभावित होते रहा। महाजनपद काल में ही विभिन्न विचारधाराएं उभरी, जिसमें गौतम बुद्ध का नाम सबसे प्रमुख रूप से आता है। किसका आता है बच्चे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। कौन है बच्चे? बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो इसमें याद रखना बच्चा, इसमें कहता है कि महाजनपद काल में उत्तर वैदिक काल के बाद विभिन्न विचारधाराएं लोगों के बीच उभरने लगी और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखे गए उक्ति का विरोध लोगों ने करना शुरू किया। याद है बच्चे कि ऋग्वेद का 10वां मंडल का पुरुष सूक्त क्या कहता है? कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण का, भुजा से क्षत्रिय का, और समझो कि इसमें से जांघ से वैश्य का और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। शूद्र की, जिसका समझो कि काफ़ी विरोध अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने किया और आगे चलकर कई विचारधारा उभरे। जैसे कि समझो बच्चे, ब्रह्म के मुख से क्या हमारा वो था बच्चा, बोलो? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त कहते हैं कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ, वह सबसे बड़ा है, और वह ब्राह्मण के पैर से जो शूद्र की उत्पत्ति हुई है वह सबसे छोटा है। इस विचारधारा से कई सारे हिंदू धर्म के लोगों को आपत्ति हो गई और विभिन्न विचारधारा के लोग उभरने लगे। ठीक है। 6ठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। कितने संप्रदाय का विकास हुआ बच्चों? 72। तो इसमें कौन कौन संप्रदाय आया, इसे हम याद कर लेंगे तो हमारा महाजनपद समाप्त हो जाएगा बच्चा। तो थोड़ा सा इसको भी याद करते हैं, मेरे साथ पढ़ते चलो। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक में कौन थे? ऋषभदेव। ये स्थापना किए बच्चे। प्रथम संस्थापक, प्रथम ऋषभदेव इसके तीर्थंकर कहलाए। 23वें तीर्थंकर इसके कहलाए पार्श्वनाथ। अंतिम तीर्थंकर कहलाए महावीर। आज हम लोग महावीर के नाम से ही जैन धर्म को जानते हैं बच्चे, लेकिन सच पूछा जाए तो इस जैन धर्म की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन? ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म, इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। फिर आजीवक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक मखाली गोसाल है। लिंगायत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक महात्मा
वत्सवन्ना है, ये वत्सवन्ना लिखेंगे बच्चे। कपिल का सांख्य दर्शन आया बच्चे। महर्षि कणद ने वैशेषिक दर्शन दिया। अलग अलग लोगों ने कई सारी विचारधाराएं दी। मीमांसा दर्शन देने वाले व्यक्ति कौन थे बच्चे? याद करो, यह है महर्षि जैमिनी। और इसी समय योग दर्शन देने वाले व्यक्ति थे कौन? बता सकते हो बच्चे? अरे आज योगा कौन कराता है सबसे ज़्यादा? हाँ, उस बाबा का नाम याद है बच्चे? हाँ, पतंजलि। इसके कौन थे बच्चे इसको देने वाले? पतंजलि। इस तरीके से पतंजलि ने जो योग दर्शन दिया, उसी योग दर्शन को आज हमारे जो बाबा है, कौन बाबा? रामदेव बाबा, वह पतंजलि के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और योग दर्शन के द्वारा पूरी दुनिया को योग से परिचित कराते रहते हैं। तो इस प्रकार कई सारी विचारधाराएं आई बच्चे। साथ ही साथ शैव धर्म और वैष्णव धर्म का भी उत्पत्ति हो गया। इस तरीके से जो भिन्न भिन्न धर्म है उसे एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म अगले वीडियो में। तब तक तुम लोग महाजनपद हमारा समाप्त हो रहा है बच्चा। इस महाजनपद काल में जो बौद्ध धर्म जैन धर्म आएगा उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे एपिसोड नंबर किसमें? एपिसोड 10 में। तो ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका रिवीजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एपिसोड 10 में।